एबिलिटी का जो टर्म है, इंटेलिजिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का काबिल फ़हम होना, यानी इंटेलिजिबल होना, यानी ऐसी चीज़ जो कि किसी को समझ में आ जाए। जिसके लिए आप कॉम्प्रहेंसिबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी चीज़ जो इंटेलिजिबल हो या डिसिफरेबल हो। अब फ्रीक्वेंटली डिस्कस टॉपिक कि कोई कोई इंग्लिश जो है, ये जो कि हम वर्ल्ड इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश की कौन सी वैरायटी, ये जो इंग्लिश की मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, वो आपस में एक दूसरे के लिए जो मुख्तलिफ वैरायटी स्पीकर्स हैं, वो उनकी जो इंग्लिशेज़ हैं वो आपस में इंटेलिजिबल कितनी है, यानी कितनी काबिल फ़हम है कि उन्हें अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उनका सेंस बनाया जा सकता है, यानी स्पीकर जो लिसनर सुने मुख्तलिफ वैरायटी को तो कितना उन्हें समझ सकता है और कितना अंडरस्टैंड कर सकता है। तो variation in intelligibility. So difference across varieties may lead to difficulties in intelligibility. तो हमने बताया कि इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं, इंग्लिश स्पीकर्स यानी फॉर एग्जांपल इनर सर्कल वेराइटीज़, इनर सर्कल में भी बहुत सारी वेराइटीज़ है इंग्लिश की। इसी तरह से आउटर सर्कल वेराइटी में भी आउटर में भी इंग्लिश की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो ये जो यहाँ पे इंग्लिश की मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं इनर में आउटर में, तो ये जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ में के जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तो क्या ये आपस में इनकी जो ज़ुबान है वो एक दूसरे के लिए काबिल फ़हम है, क्या ये इंटेलिजिबल है, इंटेलिजिबिलिटी कितना है, कितनी है इंटेलिजिबिलिटी कि एक दूसरे वो ये आप एक दूसरे की ज़ुबान समझ सकते हैं। तो अब ये इंटेलिजिबल होती है इंग्लिश, लेकिन इंटेलिजिबिलिटी में यानी फ़हम में, उस इंग्लिश लैंग्वेज के फ़हम में मुश्किल कब पैदा होती है, कब ये अनइंटेलिजिबल ज़ुबान होनी शुरू होती है, कब अनइंटेलिजिबल होना शुरू होती है, जब इसमें वेरिएशंस होती हैं, वैराइटीज़ होती हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, इनर सर्कल, आउटर सर्कल वैराइटीज़ हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे रीजंस बताए हुए हैं कि अनइंटेलिजिबिलिटी क्यों होती है, इन इंटेलिजिबिलिटी में डिफ़िकल्टीज क्यों होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वेरिएशंस की वजह से होती हैं। इंग्लिश में वेरिएशंस वैराइटीज़ हैं, और वेरिएशंस में देखें जियोग्राफी है, जियोग्राफी एक रीज़न है कि मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उनमें मुख्तलिफ ज़ुबान बोली जाती है, यानी एक ही इंग्लिश इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश की मुख्तलिफ वैरायटी बोली जाती है। इसी तरह से कोई एथनिसिटी है, कोई कल्चर है, उसका जो एक अलग कल्चर है, उसके इंग्लिश की अपनी वैरायटी है। इसी तरह से यानी ज्योग्राफी जो है ये भी लैंग्वेज को अफेक्ट करती है, एथनिसिटी भी कल इसको लैंग्वेज को अफेक्ट करती है, कल्चर अफेक्ट करता है। इसके अलावा एज भी अफेक्ट करती है, यानी कैसे अफेक्ट करती है, यानी कि जो जवान लोग हैं या जो बच्चों की वोकैबुलरी, जवान लोगों की वोकैबुलरी की मिसाल दूँ तो वो डिफ़र करेगी ओल्ड जनरेशन की वोकैबुलरी के साथ। तो ये चीज़ें हैं जो कि वेरिएशन पैदा करती हैं ज़ुबान में, इंग्लिश में। इन चीज़ों ने वेरिएशन पैदा की, और जब ये वेरिएशन इतनी सारी वेराइटीज़ हुई, तो फिर हमारे लिए ये इंटेलिजिबिलिटी से अनइंटेलिजिबल होना शुरू हो गई इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, इसके अलावा वैराइटीज़ में डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। अब जो कि वैराइटीज़ हमने बताया कि वैराइटीज़ पैदा हो जाती हैं ज्योग्राफी की वजह से, एथनिसिटी, एज की वजह से, यानी जो एज गैप होता है और मुख्तलिफ एज के लोग मुख्तलिफ वोकैबुलरी, ग्रामर वगैरह यूज़ करते हैं। तो अब जब वैराइटीज़ मुख्तलिफ, बहुत सारी इनर सर्कल, आउटर सर्कल की बहुत सारी इंग्लिश की वैराइटीज़ हैं, तो जब वो वैराइटीज़ बनती हैं तो उनमें डिफ़रेंस किस चीज़ का होता है, उनकी ग्रामर, जो वैराइटीज़ की ग्रामर होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा उनकी लेक्सिस यानी उनकी वोकैबुलरी डिफरेंट होती है। एक वैरायटी की वोकैबुलरी में अक्सर वो वर्ड पाए जाएँगे, तो दूसरे की वोकैबुलरी में मौजूद नहीं है। हालाँकि वो है ही इंग्लिश की दोनों वैराइटीज़ हैं, ये बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, या फिर सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स जो है उसमें चेंजेज़, उनमें उसमें दोनों के लिए चेंजेज़ होंगी। यानी एक वैरायटी की डिफरेंट है, दूसरी वैरायटी की डिफरेंट है। इसके अलावा इसके अलावा देखें, ये वैराइटीज़ में डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो वैराइटीज़ में कौन सी चीज़ें, जो ग्रामर है एक चीज़ है, या आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कौन कौन सी चीज़ें। इसी तरह एक्सेंट, एक इंग्लिश वैरायटी का एक्सेंट डिफरेंट है, जो वहाँ पे एक इंग्लिश वैरायटी स्पीकर उनका एक्सेंट डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है, तीसरे का डिफरेंट है, तो एक्सेंट में भी डिफरेंस आ जाता है वैरायटी का। तो जब इस किस्म की वेरिएशंस मौजूद होंगी, जब मुख्तलिफ वैराइटीज़ होंगी, और वैराइटीज़ में भी आपस में इतना तजाद होगा, ग्रामर की सूरत में, लेक्सिस वोकैबुलरी की सूरत में, सेंटेंस स्ट्रक्चर की सूरत में, एक्सेंट की सूरत में, उसमें फिर इंटेलिजिबिलिटी में मसला आएगा और इंग्लिश आहिस्ता-आहिस्ता अनइंटेलिजिबल होगी। अब अगर हम ये देखें कि इंटेलिजिबिलिटी किन चीज़ों पे बेस कर रही होती है, तो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है कि इसे हम समझ ना सकें और इसके फैक्टर्स को हम पॉइंट आउट ना कर सकें। इसके फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स कौन-कौन से हैं कि कब एक इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें, तो इंग्लिश की कोई भी वैरायटी किसी दूसरे इंसान के लिए समझने के लिए, इंटेलिजिबिलिटी के लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एक पर्टिकुलर कौन सा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए जिसमें हमारे लिए वो लैंग्वेज काबिल फ़हम होगी। तो स्पीकर, लिसनर, सिचुएशन, टाइम एंड पर्पस, ये आप
याद करेंगे MCQ के लिए इम्पोर्टेंट स्पीकर, लिसनर, सिचुएशन, टाइम एंड पर्पस. For example, if a person speak English and you understand it, but you do not understand intention of the speaker, तो ये फिर इंशाल्लाह ताला ये आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला ये हम आगे पढ़ेंगे, टाइम अपना कंजर्व करेंगे, ये हम आगे पढ़ सकते हैं, आगे ये चीज़ आएंगी. लैक ऑफ इंटेलिजिबिलिटी इज नेचर फिनोमिनन व्हेन अ लैंग्वेज बिकम्स वाइड स्प्रेड. ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ी कि जब इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगी, मुख्तलिफ जोग्राफिकल एरियाज़ में गई, वहाँ पर उस जोग्राफी में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो एथनिसिटी थी, कल्चर था, वहाँ के एज ग्रुप्स ने उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, लैंग्वेज को इफ़ेक्ट किया. इस तरह इंग्लिश की बहुत सारी वेराइटीज़ बन गई, और जब वेराइटीज़ बन गई तो उनकी ग्रामर में, सिंटैक्स में बहुत सारी वेरिएशंस आ गई, जिसकी वजह से अनइंटेलिजिबिलिटी का सामना करना पड़ा. तो इसके अलावा अब यहाँ पे मोस्टली कॉजेज कंसर्न्स इन लिसनिंग स्पीकिंग. यहाँ तक इसके बाद आप देखें वेरिएशंस में कॉज, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि वेरिएशंस जो कि बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, तो वो वेरिएशंस आपस में जब एक इंग्लिश को समझने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेरिएशंस पैदा हो गई हैं. तो अब फ्रस्ट्रेशन होती है, स्पीकर्स और लिसनर्स फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं, क्योंकि इतनी वेरिएशंस हो चुकी हैं. अब इसमें लोगों के दो अप्रोचेज हैं. या तो इस सिचुएशन को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वी एक्सेप्ट द सिचुएशन, सॉरी पहली चीज़ इसे चेंज द सिचुएशन, कि इस सिचुएशन को चेंज करना होगा, ये कि इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, ये अनइंटेलिजिबल हैं, इंटेलिजिबिलिटी नहीं है, तो इस सिचुएशन को चेंज करना होगा. एक दूसरी अप्रोच ये है कि इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें. एक्सेप्ट कैसे करें कि इट शुड नॉट बी चेंज, रादर वी शुड डिवाइस वेज टू डील विद द सिचुएशन. हमें ऐसे वेज, यानी ये वेरिएशन होती रहें, चाहे ज़ाहिर अनइंटेलिजिबिलिटी तो है, और अनइंटेलिजिबिलिटी से ये दोनों अप्रोचेस के लोग परेशान हैं. एक कहता है चेंज द सिचुएशन, लेकिन दूसरी अप्रोच के लोग ये कहते हैं कि ये सिचुएशन बेशक चलती रहे, मगर हमें ऐसे सिस्टम डिवाइस करना होगा जिससे हम अनइंटेलिजिबिलिटी को डील कर सकें और इंग्लिश को अपने लिए इंटेलिजिबल बना सकें, काबिल फ़हम बना सकें. इंटेलिजिबल मतलब काबिल फ़हम बना सकें. अब यहाँ पे आप देखें कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजिबिलिटी. इंटेलिजिबिलिटी की कोई चीज़ हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही, कोई चीज़ हमारे लिए काबिल फ़हम है, तो उसकी क्या कंपोनेंट्स हैं कि तब वो हमें चीज़ प्रॉपरली समझ आएगी. यहाँ पे ये चीज़ याद रखें, ये स्मिथ ने इसका कॉन्टिन्यूम बनाया इंटेलिजिबिलिटी की. ये 3 कंपोनेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, कि स्मिथ ने ये कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजिबिलिटी पेश किए हैं. और होलिस्टिक नोशन ऑफ इंटेलिजिबिलिटी, यानी इंटेलिजिबिलिटी को एज अ होल अगर हम देखें कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इन एज अ होल इंटेलिजिबिलिटी को देखें, तो इंटेलिजिबिलिटी किन फैक्टर्स पे मुनहसर होती है कि एक चीज़ हमें प्रॉपरली हमारे लिए इंटेलिजिबल हो जाए. सबसे पहले उन्होंने इंटेलिजिबिलिटी के कंपोनेंट्स में भी पहला कंपोनेंट है इंटेलिजिबिलिटी. और इंटेलिजिबिलिटी को इन्होंने कैसे कहा है कि लेवल ऑफ साउंड. व्हेन यू हियर एन अटरेंस यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स, recognize sounds according to different categories assigned to them. You hear a sound and you are able to identify them as different words. तो यहाँ पर यानी यहाँ पे ये बताया गया कि जब भी हम कोई लफ्ज़ सुनते हैं या कोई साउंड सुनते हैं, तो तब वो चीज़ इंटेलिजिबिलिटी का पहला कंपोनेंट है कि वो इंटेलिजिबल हो. क्या इंटेलिजिबिलिटी पहला ही कंपोनेंट है. इसका क्या मतलब है कि जब हम कुछ सुने, तो वो जो भी साउंड हम सुने, हम वो साउंड को पहचान सकें, और हमारे पास जो साउंड के मुख्तलिफ कैटेगरीज है, मैं पहचान सकें कि साउंड की किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है, या हम उस साउंड से फेमिलियर हों और साउंड को समझ सकें. इसके अलावा अब यहाँ पे इसमें जो हमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि हम साउंड को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे होते. तो अब यानी जो साउंड में मसला होता है, लेवल ऑफ साउंड, ये पहली चीज़ जो एक जिससे हमारी इंग्लिश इंटेलिजिबल बनती है, वो क्या होती है कि हमें साउंड की समझ आ रही हो, तो तब इंटेलिजिबिलिटी पहला कंपोनेंट पूरा होता है. लेकिन अगर हम इन्हें इस सूरत में लेवल ऑफ साउंड की समझ ना आ रही हो, तो जो दूसरी अप्रोच है जो कहती है कि इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, कोई ऐसी डिवाइस करें जिससे ये डिफ़िकल्टीज़ ओवरकम हो जाए. तो कैसे क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल कुड यू प्लीज़ रिपीट योरसेल्फ. यानी अगर हमें वो जो लेवल ऑफ साउंड है वो समझ नहीं आया, तो हम यानी ये तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से चेंज द सिचुएशन का नारा लगाने के बजाय, या उसको वाहिद हल समझने के बजाय एक्सेप्ट कैसे किया जाए और हल कैसे निकाला जाए. तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ अपनी बात को रिपीट कर दें, ताकि हमारे लिए उस साउंड को समझना आसान हो जाए. या कोई रिपेयर डिवाइस इसके लिए हो सकती है, जैसे कि ट्रांसलेटरी डिवाइसेस होती हैं, इस तरह रिपेयर डिवाइस यूज़ की जा सकती है. इसके अलावा
हमें अगर वो समझ नहीं आई तो हम उसे जब भी हम किसी का मैसेज सुने, स्पीकर को सुने, तो वो चीज़ अपने ज़हन में फिट कर लें, अपनी मेमोरी में रखें या कहीं लिख लें, ताकि हम बाद में जाके उसे टैली कर सकें, उसको बाद में जाके वो साउंड सीख सकें। और चौथा ये है कि हम उसे इग्नोर कर दें। क्यों इग्नोर कर दें? क्योंकि हमें मैसेज का जो स्पीकर का मैसेज है वो उस लफ्ज़ को, उस साउंड को समझे बगैर भी पूरी तरह से समझ में आ रहा है। तो ये चौथा हल है। इसके अलावा एविडेंस ऑफ इंटेलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे अगर यानी कि आप कोई भी इंग्लिश की वैरायटी सुनते हैं, इफ़ यू आर पाकिस्तानी इंग्लिश स्पीकर और आप अमेरिकन इंग्लिश वैरायटी को सुनते हैं, तो आप अगर ये जानना चाहें कि वाकई ये मैंने इंटेलिजिबिलिटी का जो पहला कंपोनेंट है उस मरहले को पार कर लिया, यानी कि वाकई ये मेरे लिए इंटेलिजिबल है, तो देन आप ऐसे पता चला सकते हैं कि आपने जो वर्ड सुना है, क्या आप उसे रिकग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, उस साउंड को पहचान रहे हैं, जो आपने वर्ड सुना है उसको पहचान रहे हैं, और फिर क्या आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। यानी अगर आप खुद से कोई मैसेज पहुंचाना चाहें, आप खुद स्पीकर हों या आप खुद कहीं लिख रहे हों, तो क्या आप वाकई उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। ये चीज़ आपको बताएगी कि आपने पहला मरहला, पहला कंपोनेंट जो स्मिथ ने दिया इंटेलिजिबिलिटी, आपने उसको पार किया या नहीं। माशाल्लाह। दूसरा कंपोनेंट जो स्मिथ ने दिया, नेक्स्ट लेवल इन स्मिथ कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्टिन्यूम ऑफ इंटेलिजिबिलिटी, वो दूसरा लेवल क्या है? कॉम्प्रहेंसिबिलिटी। कॉम्प्रहेंसिबिलिटी का मतलब क्या है? कॉम्प्रहेंसिबिलिटी का मतलब है मीनिंग टू अटरेंसेस, रिकग्नाइजिंग एन अटरेंस रेफरेंट। यानी कि अगर हमने एक लफ्ज़ का, जो ऊपर हमने देखा कि एक लफ्ज़ का हमें मतलब समझ आ गया, उसका साउंड हमें समझ आ गया, तो अगला लेवल ये है कि हम उसके साथ एक मीनिंग, एक मानी जोड़ सकें, उसे मानी अखज़ कर सकें, और हम ये देख सकें, ये जान सकें, ये जान सकें कि वो जो लफ्ज़ कहा गया है उसमें जो ऑब्जेक्ट है, रेफरेंट के बारे में हम जान सकें। यानी एक ही वर्ड बाज़ों का ऐसा होगा कि एक ही वर्ड है, लेकिन वो उसके रेफरेंस से क्या मुराद है? रेफरेंस से क्या मुराद है? वो ऑब्जेक्ट कोई भी इंसान हो सकता है, कोई जानवर, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको रेफर किया जा रहा हो जुमले में। तो क्या आप समझ गए हैं कि उसका मतलब है, आप जो मीनिंग ऑफ अटरेंसेस का मतलब क्या है, इसकी बेहतरीन आपको समझ आएगी। इस नीचे मिसाल में मिसाल ये दी गई है टेबल की। अब आपने अगर ये मरहला पास कर लिया है इंटेलिजिबिलिटी का, आप समझ रहे हैं ये टेबल है, आपने साउंड इसको रिकग्नाइज कर लिया, आपने पता चल गया ये लफ्ज़ है टेबल, इसका मतलब होता है जो भी आपका मतलब मेज़ है, तो आपने इसे समझ लिया। लेकिन अगर अगर नेक्स्ट स्टेप है आपका कॉम्प्रहेंसिबिलिटी, यहाँ पे आपको इसके साथ मानी जोड़ने हैं। आप जो जुमले में सिर्फ टेबल देख कर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें इसका मतलब सिर्फ मेज़ ही है। यहाँ पे जो कॉम्प्रहेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि आपने अटरेंस के साथ मानी जोड़ना है और देखना है कि किस चीज़ को रेफर किया गया है। जैसे पहला है प्लीज पुट द पैकेज ऑन द टेबल, यानी यहाँ पर ये हो रहा है कि इसे टेबल के ऊपर रख दें, मेज के ऊपर रख दें। दूसरा जो टू द टेबल है, इनवाइट गेस्ट ऑफ द कमेटी टू द टेबल। अब इसमें आप जो मानी जोड़ेंगे कि इसका मतलब है कि उनको, जो मेहमान है, उनको दावत दी जाए कि वो आए, मुज़ाकरात करें, गुफ्तगू करें। और टू द टेबल, इनवाइट टू द टेबल मतलब आए और गुफ्तगू करें। टेबल अमोशन, इसका क्या मतलब होता है? टेबल अमोशन का मतलब होता है किसी भी मीटिंग को पोस्टपोन कर देना। सो प्लीज टेबल दिस मोशन, आई वुड लाइक टू टेबल द मोशन, यानी इसको हम आगे पोस्टपोन करना चाहेंगे। इंसर्ट डाटा इनटू द सेल्स इन अ टेबल, जो हम डिजिटली टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स के अंदर सेल्स होते हैं, इधर टेबल से मुराद क्या है? यहाँ पर टेबल से मुराद ये वाले टेबल्स हैं। तो यानी ये टेबल एक लफ्ज़ था, अगर हमने इंटेलिजिबल, तो उसकी हमारे लिए था कि हमने जाना कि ये टेबल या मेज़ है। लेकिन फिर हमने कॉम्प्रहेंसिबिलिटी को अगर देखना है कि हम वाकई हमारे लिए कॉम्प्रहेंसिबल है, तो देखेंगे कि इसमें किस चीज़ को रेफ़र किया गया, क्या वाकई यहाँ पर मेज़ की बात हो रही है, या यहाँ पर टेबल का लफ्ज़ तो यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टेबल का क्या मकसद है, यहाँ पे किस चीज़ को रेफ़र किया गया, कौन सा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये कॉम्प्रहेंसिबिलिटी है। और डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रहेंसिबिलिटी, अब कैसे कॉम्प्रहेंसिबिलिटी में डिफ़िकल्टी हो सकती है कि हमारे लिए ये वोकेबलरी बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर हो, हमारे लिए एक्सप्रेशंस ये जो हैं, जिस तरह के इनवाइट टू द टेबल, ये हमारे लिए, हम तो सिर्फ ये जानते थे कि टेबल का मतलब होता है मेज़, लेकिन हम कॉम्प्रहेंसिबिलिटी हम नहीं कर पा रहे इसकी, क्योंकि हमें, हमारे पास ये एक्सप्रेशन ही हमारे मेमोरी में नहीं है, हमारे पास है ही नहीं इनवाइट टू द टेबल या टेबल इमोशन। तो अनफेमिलियर वोकेबलरी, बोरोड लेक्सिकल आइटम्स, या नेटिवाइज्ड वोकेबलरी। नेटिवाइज्ड वोकेबलरी का मतलब ये कि जो इंग्लिश की वैरायटी जो है, उसमें उसके अंदर, उसके ऊपर जो इलाका है, ये जो नेटिव पीपल है, इंडिजिनस पीपल, उन्होंने इस पे कितना असर डाला, यानी जैसा कि फॉर एग्जांपल
कोई भी इसी तरह से उर्दू का लफ्ज़ इस तरह के एक सब कॉन्टिनेंट से एक वर्ड इंग्लिश में लिया गया, बहुत सारे वर्ड थे, लेकिन जैसे सिपाही यानी SEPOY, सिपाही से, सिपाही इज़ प्योरली उर्दू वर्ड और भाषा का लफ्ज़ भी हो सकता है। तो सिपाही, जो सिपाही जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो वो लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है? वो नेटिव स्पीकर से लिया गया है। यानी जो जो नेटिव स्पीकर्स है उन्होंने इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स थे, यानी जो नेटिवाइज्ड वोकैबुलरी है, यानी कि ये बिल्कुल नेटिव्स ने अपनी तरफ से वोकैबुलरी पे अपना असर छोड़ा है। तो इस वजह से शायद ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर हो। अब कोरिस्पोंडेंस इनवाइटेड प्रेफरेबली फॉर म्यूचुअल अलायंस, ये मिसाल दिया कचरू, राज कचरू ने। अब म्यूचुअल अलायंस इज कल्चरली सिग्निफिकेंट कोलोकेशन विद रिस्पेक्ट टू मैरिज अरेंजमेंट्स। अब ये जो लफ्ज़ है म्यूचुअल अलायंस, ये जो फ्रेज़ है म्यूचुअल अलायंस, अब इसके मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि कल्चरली सिग्निफिकेंट, हम कल्चर के लिहाज से देखें, कल्चर के लिहाज से कल्चरली सिग्निफिकेंट कोलोकेशन है, और इसका मतलब लिया जाता है मैरिज अरेंजमेंट्स के साथ। लेकिन अगर हम गूगल पे भी इसको सर्च करें म्यूचुअल अलायंस को, या मुख्तलिफ इसके मानी अख्ज़ करना चाहें, तो इसका मतलब पॉलिटिकल अलायंस भी हो सकती है, और भी अलायंसेस हो सकती हैं, लेकिन कल्चर इन्होंने बताया है कि ये विद रिस्पेक्ट टू मैरिज अरेंजमेंट्स। तो ये इसलिए कॉम्प्रहेंसिबिलिटी में डिफरेंस क्यों आ सकता है, क्योंकि ये नेटिवाइज वोकेबलरी है, या हमारे पास वो वोकेबलरी, हमारे मेमोरी में वो एक्सप्रेशंस मौजूद ही नहीं है।